हेलो एंड ग्रेट वेलकम। तो बेटे अभी तक इस पर्टिकुलर चैप्टर में हमने क्वेश्चन नंबर 21 तक करा था और मैंने कहा था अब ऑलमोस्ट हम चैप्टर के एंड की तरफ बढ़ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 को आप देखें पहले, क्वेश्चन नंबर 22, और ये भी मॉड्यूल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 22 में कहता है कि एच लिमिटेड परचेस्ड 80% शेयर्स ऑफ एस लिमिटेड ऑन 1 जनवरी 2023 फॉर 1,40,000। 1 जनवरी 2023 को वो कहता है कि एच लिमिटेड ने 80% शेयर एक्वायर करे और अमाउंट जो पे करा 1,40,000 का पे करा 1 जनवरी को। फिर कहता है इश्यूड कैपिटल ऑफ एस लिमिटेड ऑन 1 जनवरी 2023 वाज 1 लाख एंड बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज 60,000। और कहता है जिस दिन कंट्रोल हासिल हुआ या 1 जनवरी को सब्सिडियरी कंपनी के शेयर कैपिटल में 1 लाख और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 60,000 का बैलेंस था। अब उसने ये भी दिया कि ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st of December 2023 एस लिमिटेड अर्नड ए प्रॉफिट ऑफ 20,000 एट द ईयर एंड। अब उसने हमें क्या कहानी दी, उसने ये भी बताया कि सब्सिडियरी कंपनी ने इस पूरे साल में, इसका मतलब जो अब की बार अकाउंटिंग ईयर है वो कैलेंडर ईयर है, उसने कहा फॉर द ईयर एंडेड 31st of December 2023 एस लिमिटेड अर्नड ए प्रॉफिट ऑफ 20,000 एट द ईयर एंड एंड डिक्लेयर्ड एंड पेड ए डिविडेंड ऑफ 15,000। पहले तो कहता है इस पूरे साल में सब्सिडियरी कंपनी ने 20,000 का प्रॉफिट कमाया और फिर डिविडेंड डिक्लेयर करा 15,000 का। अब क्वेश्चन की तीन क्वेश्चन है। एक तो कह रहा है माइनॉरिटी का अमाउंट आप कंप्यूट करके बताओ 1 जनवरी 2023 को, यानी कि डेट ऑफ कंट्रोल के दिन और ईयर के एंड के दिन। और कह रहा है आप ये भी पता करें कि क्या गुडविल और कैपिटल रिजर्व है, और कह रहा है डिविडेंड जो है वो किस तरीके से रिकॉर्ड करा जाएगा। ये सारी चीजें तुम्हें क्वेश्चन में दी हुई है। इज इट क्लियर टू यू? अच्छा जी, तो सबसे पहले तो इस केस में अब जगह ये मैंने यहीं पर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, आप यहीं पर इसको देखें। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए आप ये बताएं मुझे कि जिस दिन मैंने कंट्रोल हासिल करा यानी कि 1 जनवरी, लीजिए जी, करेक्ट, क्वेश्चन नंबर 22 की बात चल रही है और इस केस में ईयर की बिगनिंग 1/1/2023 से हो रही है और ईयर का एंड जो है वो 31st of 12/2023 को है। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ था इसी दिन डेट ऑफ कंट्रोल या डेट ऑफ एक्विजिशन भी है। उसने ये भी दिया था कि 80% कंट्रोल हमने एक्वायर करा है और 80% कंट्रोल एक्वायर करने के लिए हमने जो प्राइस पे करा है यानी कि जो हमारी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो उसने दिया हुआ है कि 1,40,000 की। कितने की है? 1,40,000 की हमारी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है। फिर क्वेश्चन में यह भी दिया है कि जिस दिन तुमने कंट्रोल एक्वायर करा सब्सिडियरी कंपनी की जो शेयर कैपिटल है उस दिन 1 लाख है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इतना बैलेंस है। सब्सिडियरी कंपनी की शेयर कैपिटल 1 लाख की है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन के दिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 60,000 का बैलेंस है। अब उसने ये भी कहा कि इस पूरे साल में सब्सिडियरी कंपनी ने, उसने ये भी बताया कि इस पूरे साल में सब्सिडियरी कंपनी ने 20,000 का प्रॉफिट कमाया। पहले तो क्वेश्चन ये कह रहा है और फिर ये भी उसने बताया कि ईयर के एंड में सब्सिडियरी कंपनी ने एक डिविडेंड भी पे करा है 15,000 का। क्वेश्चन की जो मेन कहानी है वो ये है। अब अगर मैं आपसे पूछूं इस क्वेश्चन में, पहला जो मेरा आपसे क्वेश्चन है वो कि ईयर के एंड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्लोजिंग बैलेंस कितना है, करेक्ट? तो आप क्लोजिंग बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का मुझे कैसे बताएंगे? क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ईयर के एंड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस अगर मैं आपसे पूछूं कितना है तो आप मुझे कैसे बताएंगे? सर हम बताते हैं और आप लिखना शुरू करो। तो बताओ फिर फटाफट। सर लिखो ओपनिंग बैलेंस 60,000, राइट? ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 60,000। सर इस साल प्रॉफिट 20,000 का जो हमने अर्न करा है ना वो इसमें ऐड कर दो। बिल्कुल ठीक है। अगर सब्सिडियरी कंपनी ने इस पूरे साल में 20,000 का प्रॉफिट कमाया तो लॉजिकली क्लोजिंग बैलेंस 80,000 होना चाहिए। लेकिन ये 80,000 का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो क्लोजिंग बैलेंस है ना ये बिफोर डिविडेंड है, जबकि बैलेंस शीट में उसने लिखा है कि प्रॉफिट कमाने के बाद हमने 15,000 का डिविडेंड भी पे करा। यानी कि जब मैं इस साल की बैलेंस शीट बनाता अगर या सब्सिडियरी कंपनी की बैलेंस शीट दी होती तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो क्लोजिंग बैलेंस लिखा होता वो 18,000 नहीं लिखा होता, वो 65,000 का बैलेंस लिखा होता। बात समझ में आ गई? यानी कि अब आप मान के ये चलेंगे कि क्लोजिंग बैलेंस जो है वो 65,000 रुपीज का है। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? तो ये तो मैंने क्वेश्चन का एनालिसिस करा।
उसके बाद नॉर्मली हम क्या करते हैं सर, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और उसमें लिखते हैं डिग्री ऑफ कंट्रोल कितना है। तो डिग्री ऑफ कंट्रोल 80% और 20% है। हमने सारे क्वेश्चन एक ही फॉर्मेट से एक ही तरीके से सॉल्व करे हैं। उसके बाद फिर नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं सर, हम बताते हैं, आप लिखो तो फटाफट बताना शुरू करो फिर। तो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट का एनालिसिस, ठीक है, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट का एनालिसिस करते हैं। तो एनालिसिस करने के लिए मैंने क्लोजिंग बैलेंस आपसे पूछा कितना है, बताओ क्लोजिंग बैलेंस कितना है। सर क्लोजिंग बैलेंस 65,000 का है, जो आपने ही बताया था, राइट। मैंने ही बताया कि प्रॉफिट और लॉस अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस 65 है। अब इस क्वेश्चन में आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है कि जो सब्सिडियरी कंपनी ने ये डिविडेंड पे करा है, जो सब्सिडियरी कंपनी ने ये डिविडेंड दिया हुआ है कि हमने पे करा, तो ये डिविडेंड क्या प्री एक्विजिशन है? क्या क्वेश्चन में दिया है कि डिविडेंड लास्ट ईयर के लिए पे हुआ है? नहीं। क्या क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि हमने बिगनिंग के प्रॉफिट से ये डिविडेंड पे करा है? नहीं। जब ये दोनों चीजें गिवन नहीं होती हैं तो इसका मतलब डिविडेंड आउट ऑफ ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट्स पे करा गया है। और अगर डिविडेंड आउट ऑफ ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट पे करा गया है तो मैंने आपको बताया था दो ट्रीटमेंट होते हैं। एक तो हम क्लोजिंग बैलेंस में ऐड करते हैं और जो रिस्पेक्टिव शेयर होंगे होल्डिंग कंपनी के और माइनॉरिटी के, वो उनके क्लेम में से माइनस करे जाएंगे। तो क्लोजिंग बैलेंस में आप सबसे पहले तो इसको ऐड कर दो, डिविडेंड का अमाउंट। तो डिविडेंड का अमाउंट अब तुमने ऐड कर दिया, क्योंकि तुमने देखा ये जो बैलेंस है आफ्टर डिविडेंड है। अब डिविडेंड का बैलेंस ऐड करने के पीछे मैंने पहले भी लॉजिक बताया था। डिविडेंड का अमाउंट 15,000 था ना, हाँ। तो मैंने पहले भी लॉजिक बताया था कि हम ये देखना चाहते हैं कि अगर हमने डिविडेंड ऐड नहीं करा होता तो क्लोजिंग बैलेंस कितना होता। तो 80,000 तुम्हारा क्लोजिंग बैलेंस है, उसमें से आप ओपनिंग बैलेंस माइनस करोगे तो ओपनिंग बैलेंस आपका कितना आ गया? सर ओपनिंग बैलेंस हमारा जो है वो 60,000 का है। तो इसका मतलब सब्सिडियरी कंपनी ने इस पूरे साल में 20,000 का प्रॉफिट कमाया। अब इस 20,000 के प्रॉफिट में से प्री एक्विजिशन प्रॉफिट तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि सारा का सारा अकाउंटिंग पीरियड पोस्ट एक्विजिशन है, क्योंकि हमने ईयर की बिगनिंग में कंट्रोल हासिल करा है। सारा का सारा पीरियड जो है वो पोस्ट एक्विजिशन पीरियड है ना, बिगनिंग में तुमने कंट्रोल हासिल कर लिया, तो इसलिए ये सारा का सारा अमाउंट कहां जाएगा? पोस्ट में चला जाएगा। उसके बाद फिर हम क्या करते हैं स्टेप नंबर 3 में? स्टेप नंबर 3 में, हाँ जी, फटाफट आपने ही बताना है। कालिंदी उप्रेती देहरादून से कहती हैं सर नेट एसेट्स, ओके फाइन। तो नेट एसेट्स फाइंड करने हैं तो उसके लिए हम एनालिसिस टेबल बनाते हैं। तो हमने एनालिसिस टेबल बनाया। तो एनालिसिस टेबल का मतलब ही है कि स्टेटमेंट शोइंग नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडियरी कंपनी ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। तो ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन के दिन सब्सिडियरी कंपनी के नेट एसेट्स कितने हैं, इसके लिए हम ये देखते हैं कि सब्सिडियरी कंपनी की शेयर कैपिटल कितनी है। बताओ जरा सब्सिडियरी कंपनी की शेयर कैपिटल। क्वेश्चन की शुरुआत में ही लिखा था कि 1 लाख है जिस दिन हमने कंट्रोल एक्वायर करा, और उस दिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 60,000 है, क्योंकि ईयर की बिगनिंग में हमने करा और ईयर की बिगनिंग का बैलेंस दिया है। बस दो ही चीजें थी। तो 1,60,000 इसका मतलब नेट एसेट्स थे सब्सिडियरी कंपनी के जिस दिन हमने कंट्रोल एक्वायर करा। उस नेट एसेट्स के में एच लिमिटेड का हिस्सा कितना होगा और माइनॉरिटी का हिस्सा कितना होगा? 80% हमारा हिस्सा है, तो 32 तो इनका आ जाएगा, 128 हमारा आ जाएगा। 80% 128 और इनका आ जाएगा 32, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, करेक्ट, 1/5 4/5। उसके अलावा जब ये टेबल हम बनाते हैं तो इसमें पोस्ट एक्विजिशन पीएनएल, जनरल रिजर्व वगैरह भी हम लिखते हैं। तो पीएनएल ड्यूरिंग द ईयर में जो प्रॉफिट कमाया गया वो सारा का सारा पोस्ट था, उसमें हमारा हिस्सा 80% 16,000 हो जाएगा और माइनॉरिटी का हिस्सा 4,000 हो जाएगा। इज इट क्लियर टू यू? उसके अलावा फिर हम स्टेप नंबर 4 में गुडविल कैपिटल रिजर्व कंप्यूट करेंगे। गुडविल और कैपिटल रिजर्व कंप्यूट करने के लिए हम क्या करते हैं, फटाफट आंसर्स आने चाहिए, करेक्ट। अर्णव घोष कलकत्ता से कहते हैं सर फटाफट इन्वेस्टमेंट लिख दो। ठीक है, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट हमने लिख दी। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 1,40,000 है जो कि शुरू में गिवन थी। उसके बाद मैं क्या करूं, मेहताब हुसैन बरेली से कहते हैं सर डिविडेंड जो है ना माइनस कर दो। बेटे ये गलत है, ये डिविडेंड प्री एक्विजिशन का नहीं है, ये
प्री एक्विजिशन के केस में हम रेक्टिफिकेशन करते हैं, क्योंकि प्री एक्विजिशन डिविडेंड सब्सिडियरी कंपनी क्या करती, सब्सिडियरी कंपनी ने जो प्री एक्विजिशन डिविडेंड पे करा होता है, होल्डिंग ने अपने प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में इंक्लूड कर लिया होता है, जो कि AS 13 के मुताबिक गलत होता है। तो इसलिए ठीक करने के लिए हम प्रॉफिट से हिस्सा निकाल करके इन्वेस्टमेंट में क्रेडिट करते हैं, यानी कि इन्वेस्टमेंट में से माइनस करते हैं। पर ये तो डिविडेंड आउट ऑफ ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट का केस है ना, तो यहां इन्वेस्टमेंट में से माइनस नहीं करनी है। इज इट क्लियर टू यू? हाँ, इंदौर से साहिल कहते हैं, साहिल द्विवेदी, करेक्ट। साहिल द्विवेदी कहते हैं सर नेट एसेट्स माइनस कर दो, राइट, ठीक है। शेयर ऑफ नेट एसेट्स, तो शेयर ऑफ नेट एसेट्स हमने माइनस कर दिए। शेयर ऑफ नेट एसेट्स हमने देखे थे 1,28,000 के थे। तो इस तरह से इस क्वेश्चन में गुडविल जो है वो 12,000 रुपए की आ गई। गुडविल 12,000 रुपए की आ गई। क्वेश्चन में पूछा था गुडविल कितनी है, उसका आंसर हमने दे दिया। क्वेश्चन में यह भी पूछा था माइनॉरिटी इंटरेस्ट बिगनिंग की डेट को और ईयर के एंड की डेट को कितने हैं। तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट हमें मालूम ही है कि ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, क्योंकि हम कंप्यूट कर चुके हैं, ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन एज पर एनालिसिस टेबल 32,000 के थे। 1,60,000 के टोटल नेट एसेट से और 20% इनका हिस्सा इतना था। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगा पोस्ट एक्विजिशन। अब पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट 20,000 के थे, इनका हिस्सा 4,000 का था, जो कि अभी हमने देखा। तो टोटल तो 36,000 आ तो रहा है, लेकिन यहां कुछ स्टूडेंट मिस्टेक कर सकते हैं। अगर मैं क्वेश्चन पूछूंगा तो ध्यान ये रखना है आपकी बात, डिविडेंड आउट ऑफ ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट का केस है। पहले तो हम क्लोजिंग बैलेंस में ऐड करते हैं और रिस्पेक्टिव शेयर होल्डिंग का शेयर जो होगा कंसोलिडेटेड पीएनएल में से माइनस हो जाएगा, माइनॉरिटी का शेयर माइनॉरिटी के इंटरेस्ट में से माइनस होगा। तो इसलिए मैं यहां पर लिखूंगा शेयर ऑफ माइनॉरिटी, शेयर ऑफ डिविडेंड, सॉरी। तो शेयर ऑफ डिविडेंड जो माइनॉरिटी का होगा, डिविडेंड का अमाउंट 15,000 का था और माइनॉरिटी का इंटरेस्ट 20% है, तो 3,000 में ये माइनस करूंगा, तो इस तरह से 33,000 आपका आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में 3 चीजें पूछी थी उसने। एक तो उसने पूछा था कि ईयर की बिगनिंग में माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना है, 32, ईयर के एंड में कितना है, 33, और गुडविल या कैपिटल रिजर्व। तो इस क्वेश्चन में गुडविल या कैपिटल रिजर्व है। और डिविडेंड का ट्रीटमेंट उसने पूछा था, तो डिविडेंड का ट्रीटमेंट हमने बता ही दिया कि डिविडेंड ये ड्यूरिंग द ईयर के प्रॉफिट्स का केस है, इसलिए हम इसको क्लोजिंग बैलेंस में ऐड करेंगे और रिस्पेक्टिव शेयर जो है क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पीएनएल में ऐड करेंगे, और जो रिस्पेक्टिव शेयर्स हैं वो माइनस करे जाएंगे। रिस्पेक्टिव शेयर से मतलब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि होल्डिंग का हिस्सा जो है रिस्पेक्टिव शेयर ऑफ होल्डिंग कंपनी, जो होल्डिंग कंपनी का शेयर है उनके कंसोलिडेटेड पीएनएल में से माइनस होगा, और जो माइनॉरिटी का इंटरेस्ट शेयर है माइनॉरिटी के क्लेम में से माइनस करा जाएगा। यही हमने इस क्वेश्चन में करना है। इस क्वेश्चन को करने के बाद क्वेश्चन नंबर 23 उसने हमें दिया है, और क्वेश्चन नंबर 23 को ध्यान से देखें। ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग और टफ क्वेश्चन है। कहते हैं एक्स लिमिटेड ने 70% शेयर्स एक्वायर करे हैं जेट लिमिटेड नाम की कंपनी के। तो जेट लिमिटेड सब्सिडियरी कंपनी है और एक्स लिमिटेड जो है वो होल्डिंग कंपनी हो गई। जो हमने कंट्रोल एक्वायर करा है, डेट ठीक कर लेना, 31 मार्च 2025 को हमने कंट्रोल हासिल करा है, 31 मार्च 2025 को। इज इट क्लियर टू यू? 31 मार्च 2025 को हमने कंट्रोल एक्वायर करा है, और कहते हैं कंट्रोल जो हमने एक्वायर करा एट ए कॉस्ट ऑफ 70 लाख, 70 लाख की कॉस्ट पर करा है। फिर कहता है फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फ्रॉम द बैलेंस शीट ऑफ जेट लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2025। तो अब की बार इस क्वेश्चन में तुमने नोट करा कि अकाउंटिंग ईयर जो है वो खत्म हो रहा है 31 मार्च 2025 को, और पहली लाइन में लिखा है कि आपने कंट्रोल भी इसी तारीख को एक्वायर करा। अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट तो डेफिनेटली 1/4/2024 से हुआ होगा, लेकिन कंट्रोल आपने इस दिन एक्वायर करा, तो इसका मतलब सारा का सारा पीरियड जो है वो प्री एक्विजिशन पीरियड है। एक बात तो ये समझ में आ जानी चाहिए, अब की बार कोई भी पोस्ट एक्विजिशन पीरियड नहीं है, ईयर के एंड में आपने कंट्रोल एक्वायर करा। अब उसने ये भी बताया कि ईयर के एंड में जो सब्सिडियरी कंपनी है उसके एसेट्स की पोजीशन क्या है। फिक्स्ड एसेट यानी कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट सब्सिडियरी कंपनी के 120 लाख के हैं, ये एसेट है सब्सिडियरी कंपनी का। इसी तरह से जो इन्वेस्टमेंट है ये सब्सिडियरी कंपनी ने कहीं इन्वेस्टमेंट करी होंगी, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि ये सब्सिडियरी कंपनी से रिलेटेड आइटम है। 55 के उनकी इन्वेस्टमेंट है, ये भी एसेट है। करंट एसेट उनके 70 लाख के हैं। लोन्स एंड एडवांसेस दिया हुआ है, तो ध्यान रखना लोन्स एंड एडवांसेस भी एसेट होते हैं। लोन्स एंड एडवांसेस में 15 है, और उसके अलावा 2 लायबिलिटीज दी हुई हैं।
90 और 15 की, 15% डिवेंचर और करंट लायबिलिटी 90 और 15 की दी हुई है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? तो ईयर के एंड में सब्सिडियरी कंपनी के जो आइटम्स हैं एसेट्स और लायबिलिटी के दिया, बस इतना ही आइटम दिया हुआ उसने। ये नहीं बताया आपके बाद कि सब्सिडियरी कंपनी की शेयर कैपिटल कितनी है, ये नहीं बताया सब्सिडियरी कंपनी का प्रॉफिट कितना है बिगनिंग की डेट को, ऐसा इस क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है। अब नीचे कह रहे हैं द फॉलोइंग रिवैल्यूएशंस हैव बीन एग्रीड अपॉन एंड नॉट इंक्लूडेड इन दी अबव फिगर्स। ये लाइन नहीं भी लिखी हो तो अब हमेशा ये मान करके चलते हैं कि जो भी नीचे के एडजस्टमेंट हैं वो अभी ऊपर दिए हुए आइटम्स में इनकॉर्पोरेट नहीं हुई है। करेक्ट? तो वो कहता है एक तो फिक्स्ड एसेट यानी कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की वैल्यू जो है वो 20% से बढ़ गई है। इज इट क्लियर टू यू? तो जो हमारे ये फिक्स्ड एसेट हैं 120 लाख के हैं, तो वो कहते हैं इनकी वैल्यू जो है वो 20% से बढ़ गई। इसका मतलब 24 लाख से बढ़ गई। अगर मैं 20% कंप्यूट करूं तो इतना ही आएगा मेरे ख्याल से। इजंट इट और नॉट? उसके अलावा जो इन्वेस्टमेंट है, कहता है इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 10% से कम हो गई है। तो सब्सिडियरी कंपनी की इन्वेस्टमेंट है उनकी वैल्यू जो है वो 10% से कम हो गई है। तो 10% अगर मैं इसका कंप्यूट करूं तो ये 5.5 आ गया। तो ये कुछ रिवैल्यूएशन हुआ है एसेट्स का। और उसने कहा कि जेट लिमिटेड ने एक डिविडेंड पे करा है 20% का ऑन इट्स इक्विटी शेयर्स ऑन 31 मार्च 2023। जिस दिन हमने कंट्रोल हासिल करा उसी दिन डिविडेंड पे करा गया है। इज इट क्लियर टू यू? तो इसका मतलब ये डिविडेंड जो है वो प्री एक्विजिशन डिविडेंड की तरह ट्रीट होगा। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? अच्छा जी, यहां एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जेट लिमिटेड ने डिक्लेयर और डिविडेंड पे करा एट द रेट ऑफ 20% ऑन इक्विटी शेयर ऑन 31 मार्च 2025। डेट ठीक कर लेना। फिर कहता है एक्स लिमिटेड परचेज द शेयर्स ऑफ जेट लिमिटेड एट द रेट ऑफ 20 पर शेयर। अब इस क्वेश्चन में बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट उसने क्या दिया हुआ है कि जो हमने शेयर्स खरीदे हैं वो एट द रेट ऑफ 20 के हिसाब से खरीदे। देखो, अकाउंट्स का एक फंडामेंटल रूल होता है, अगर डिवेंचर्स की फेस वैल्यू नहीं दी होती, अगर डिवेंचर की फेस वैल्यू नहीं दी होती है तो बताओ डिवेंचर कितने का मान के चलते हैं? 100 का मान के चलते हैं। अगर डिवेंचर की फेस वैल्यू नहीं दी होती है तो हमेशा 100 का मान के चलते हैं। शेयर्स में, इक्विटी शेयर्स में अगर फेस वैल्यू ना दी हो तो कितने का मान के चलते हैं? 10 रुपए का मान के चलते हैं। इसका मतलब सब्सिडियरी कंपनी का एक शेयर 10 रुपए वाला होगा। अब वो क्या कह रहे हैं कि एक्स लिमिटेड ने जो शेयर्स, जो पैसा पे करा, हमने शेयर्स एक्वायर करे। अब की बार क्वेश्चन में इस तरह कुछ नहीं दिया कि सब्सिडियरी कंपनी की कितनी शेयर कैपिटल है वगैरह वगैरह। तो वो क्या कह रहे हैं कि हमने 70% कंट्रोल हासिल करा, पर सब्सिडियरी कंपनी के टोटल नंबर ऑफ शेयर कितने हैं वगैरह ये सब चीजें हमें नहीं दी हुई हैं। हाँ, उसने ये जरूर दिया है कि जो हमने अमाउंट पे करा है, करेक्ट, जो हमने शेयर्स ये खरीदे हैं, एक शेयर को हमने 20 रुपए के हिसाब से खरीदा है। कितने रुपए के हिसाब से खरीदा है? 20 रुपए के हिसाब से खरीदा है। अब इस क्वेश्चन को वैसे तो 1 मिनट में सॉल्व करा जा सकता है। अब मैं इसका कारण बताता हूं। देखो, यहां पर नॉर्मली हम क्या करते हैं, हमें क्या चाहिए होता है, पहले तो वो सारी चीजें तो क्वेश्चन में मौजूद हैं। अगर हम देखें तो हमें डिग्री ऑफ कंट्रोल चाहिए होता है, करेक्ट। और क्वेश्चन में भी तुम्हें सिर्फ गुडविल और कैपिटल रिजर्व कंप्यूट करना है, ये लास्ट में लिखा हुआ है, करेक्ट। मॉड्यूल में के ये शुरुआती क्वेश्चंस हैं जो शुरू में मॉड्यूल में दिए हुए थे, उनको हम बाद में इसीलिए कर रहे हैं कि अब इनको करना तुम्हारे लिए आसान है। लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है वाकई में, इसको ध्यान दें। अब डिग्री ऑफ कंट्रोल हासिल करने के लिए हम यही तो देखते हैं कि हमने कितना स्टेक्स एक्वायर करा। 70% है तो 30%, ये तो क्वेश्चन में दिया ही हुआ है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? बेसिकली उसके बाद हम ये एनालिसिस करते हैं, पीएनएल का एनालिसिस करते हैं। सब्सिडियरी कंपनी के जो रिजर्व एंड सरप्लस होते हैं उनका एनालिसिस करते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में ये नहीं दिया हुआ है सब्सिडियरी कंपनी का प्रॉफिट बिगनिंग की डेट को कितना है, एंड की डेट को कितना है। लेकिन आपने इतने सारे क्वेश्चंस कर लिए, आपको मालूम है कि ये एनालिसिस हम क्यों करते हैं? ये एनालिसिस हम इसलिए करते हैं ताकि हमें ये पता लगे कि ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन को सब्सिडियरी कंपनी के नेट एसेट्स कितने हैं। ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन को सब्सिडियरी कंपनी के नेट एसेट्स कितने हैं। ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन को सब्सिडियरी कंपनी के नेट एसेट्स कितने हैं, ये देखने के लिए हम पीएनएल का एनालिसिस या रिजर्व एंड सरप्लस का एनालिसिस करते हैं। क्योंकि उस एनालिसिस को करके हमें ये पता लग जाता है कि ऑन द डेट ऑफ कंट्रोल के दिन पीएनएल में कितना बैलेंस था, जनरल रिजर्व में कितना बैलेंस था, और शेयर कैपिटल का बैलेंस हमें पता रहता है। तो हमारे पास इक्विटी आ जाती है जिससे हमें पता लग जाता है सब्सिडियरी कंपनी के नेट एसेट्स कितने हैं। तो ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन
को नेट एसेट्स फाइंड करने के लिए हमें इसकी जरूरत पड़ती है, पर इस क्वेश्चन में तुम्हें एनालिसिस करने के लिए कुछ चीजें मौजूद ही नहीं है। तुम्हें कोई क्लोजिंग बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का नहीं दिया, तुम्हें कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया, तो तुम ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन को नेट एसेट्स कैसे फाइंड करोगे? याद करो पहली क्लास मैंने तुम्हें यह बताया था कि नेट एसेट्स का बेसिकली मतलब क्या होता है, अगर आपको याद हो तो, और ये तुमने पहली क्लास में अकाउंट्स में अपनी पढ़ा है। नेट एसेट्स का मतलब एसेट्स माइनस लायबिलिटी होता है। मैंने ये भी बताया था सब्सिडियरी कंपनी के नेट एसेट्स फाइंड करने के लिए हम लोग इस अप्रोच के बजाय इक्विटी अप्रोच का यूज करेंगे। इक्विटी अप्रोच का मतलब वही शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स होता है। और मैंने ये भी बताया था कि हम ऐसा क्यों करते हैं, हम इस अप्रोच को क्यों प्रेफर करते हैं, क्योंकि इस अप्रोच से ईयर के एंड के दिन तो एक नेट एसेट्स पता लग सकते हैं इस अप्रोच से, नेट एसेट्स अप्रोच से। लेकिन अगर कंट्रोल की डेट बिगनिंग की है या अकाउंटिंग ईयर के बीच में कहीं है, तब मैं इस अप्रोच का यूज नहीं कर सकता। जबकि इक्विटी अप्रोच से हम किसी भी तारीख को नेट एसेट्स फाइंड आउट कर सकते हैं, यह मैंने बताया था। अब इस क्वेश्चन में ध्यान से देखें कि आपने कंट्रोल कब एक्वायर करा, आपने ईयर के एंड में कंट्रोल एक्वायर करा है ना। तो ईयर के एंड में जब मैंने कंट्रोल एक्वायर करा है तो उस दिन नेट एसेट्स फाइंड करने के लिए मैं क्या करूंगा, ये जो एसेट्स दिए हुए हैं इसमें से मैं ये लायबिलिटी माइनस कर दूंगा तो मेरे पास नेट एसेट्स आ जाएंगे, तो मुझे और चीज की जरूरत ही नहीं है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? तो इस क्वेश्चन में ये चीज इंपॉर्टेंट थी जो तुम्हें समझना है। तो हाँ, जब तुम ये एसेट्स को देखोगे तो एसेट्स, क्योंकि ये जो एसेट्स हैं ईयर के एंड में अभी तक इसमें ये चीजें इनकॉर्पोरेट नहीं हुई हैं, तो ये चीजें तुम्हें इनकॉर्पोरेट करनी पड़ेगी। जैसे कि इस क्वेश्चन को अगर मैं सॉल्व करूंगा, सॉल्व करने के लिए मुझे थोड़ी जगह चाहिए, तो मैं थोड़ा स्पेस ले लूं, फिर मैं आपको इसको जरा प्रॉपरली करके बता दूं। लीजिए जी, तो इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, बल्कि इसको यूं कहूंगा मैं, ये तो नहीं कहूंगा टफ है। तो क्वेश्चन नंबर 23 को आप देखें, क्वेश्चन नंबर 23, और बहुत से बच्चे इस क्वेश्चन की डिमांड भी कर रहे थे। तो पहले तो आप जो डेट लिख लें 1/4/2024 ईयर की बिगनिंग की डेट रही होगी, और ईयर के एंड की डेट हमने 31/3/2025 कर दी है। 31/3/2025 ईयर के एंड की डेट है। इस क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन ये है कि आपने जो कंट्रोल हासिल करा है वो ईयर के एंड में करा है, और ईयर के एंड में आपने कंट्रोल हासिल करा, 70% स्टेक्स आपने खरीदे, 70% स्टेक्स, 70% शेयर्स आपने खरीदे, करेक्ट। और उसके लिए जो आपने प्राइस पे करा है, प्राइस आपने जो पे करा है वो 70 लाख का करा है। ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, 70 लाख का आपने प्राइस पे करा है। 70 लाख ऐसे फिगर्स जो हैं वो लैक्स में दी हुई है। क्वेश्चन में यह भी दिया था कि ईयर के एंड में सब्सिडियरी कंपनी ने डिविडेंड भी पे करा है। तो डिविडेंड सब्सिडियरी कंपनी ने जो पे करा है, अब इस क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम आपको ये जरूर आएगी, सब्सिडियरी कंपनी ने जो डिविडेंड पे करा होगा, सब्सिडियरी कंपनी की जो शेयर कैपिटल है उसका 20% उसने लिखा डिविडेंड पे करा है। अब प्रॉब्लम तो ये है कि हमारे पास सब्सिडियरी कंपनी की शेयर कैपिटल ही नहीं है, तो मैं कैसे डिविडेंड का अमाउंट निकालूं, इसमें दूसरा पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है। तो सब्सिडियरी कंपनी ने कितना डिविडेंड पे करा, अब की बार ये कैसे निकाला जाएगा, ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। तो इस पॉइंट को समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो आप यहां पर देखें। मैंने कहा ना, इस क्वेश्चन में बहुत से बच्चों ने मेरे को यह कहा था कि सर ये वाला क्वेश्चन आप करा दो। मैंने कहा बिल्कुल कराएंगे, इसमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखें यहां पर डिविडेंड कैसे निकालेंगे इस केस में। सब्सिडियरी कंपनी ने कितना डिविडेंड पे करा, तो कितना डिविडेंड पे करा इसके लिए मुझे आप ये बताओ कि हमने प्राइस कितना पे करा है शेयर्स एक्वायर करने के लिए। अभी मैंने लिखा भी है, प्राइस पेड फॉर शेयर्स, प्राइस पेड फॉर शेयर्स इन एस लिमिटेड। एस लिमिटेड में शेयर्स खरीदने के लिए हमने 70 लाख रुपीस दिए हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ है 70 लाख। इज इट क्लियर टू यू? 70 लाख दिए। फिर क्वेश्चन में यह भी दिया हुआ है कि एक शेयर के लिए हमने 20 रुपए पे करें। प्राइस पेड फॉर 1 शेयर, प्राइस पेड एक शेयर खरीदने के लिए, प्राइस पेड फॉर 1 शेयर, एक शेयर खरीदने के लिए आपने
20 रुपए का अमाउंट पे करा है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ था। अगर मैं 70 लाख को 20 से डिवाइड कर दूं तो मुझे ये पता लग गया कि हमने कितने शेयर एक्वायर करे होंगे। हमने सब्सिडियरी कंपनी के 3,50,000 शेयर एक्वायर करे। 3,50,000 शेयर हमने सब्सिडियरी कंपनी के एक्वायर करे। इसका मतलब ये, देखो हमने ये चीज निकाल ली। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? तो हमने 3,50,000 शेयर जो है सब्सिडियरी कंपनी के खरीदे। अब सब्सिडियरी कंपनी के टोटल कितने शेयर हैं तुम वो भी निकाल सकते हो। वो कैसे निकाल सकते हैं, हालांकि उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें वो भी बता रहा हूं। जहां मैंने तुम्हें इतनी चीजें बता दी वो भी बता देता हूं। देखो यहां पर, बिकॉज आपने सब्सिडियरी कंपनी के 70% शेयर खरीदे ना, 70% आपने सब्सिडियरी कंपनी के 70% शेयर खरीदे, तो सब्सिडियरी कंपनी के जितने भी शेयर, नंबर ऑफ शेयर रहे होंगे उसको मैं एक्स मान लेता हूं। मान लेते हैं सब्सिडियरी कंपनी के जो शेयर्स थे, नंबर ऑफ शेयर्स, उसको मैंने एक्स मान लिया। तो सब्सिडियरी कंपनी के जितने भी शेयर हैं उसका 70% आपने खरीदा, और अभी अभी आपको पता लग गया कि वो 70% इज इक्वल टू 3,50,000 कि नहीं? तो इसका मतलब सब्सिडियरी कंपनी के कितने शेयर्स हुए होंगे, टोटल कितने शेयर हैं ये भी आपने निकाल लिया। इनटू 100/70 कर करके आपको ये भी पता लग गया कि सब्सिडियरी कंपनी के टोटल नंबर ऑफ शेयर कितना आ जाएगा, 5 लाख आ जाएगा। 5 से चला जाएगा तो 5 लाख। इसका मतलब सब्सिडियरी कंपनी के टोटल नंबर ऑफ शेयर्स भी आपने निकाल लिए। 5 लाख सब्सिडियरी कंपनी के टोटल नंबर ऑफ शेयर है। अब आप चेक भी कर सकते हो, सब्सिडियरी कंपनी के टोटल नंबर ऑफ शेयर 5 लाख हैं, तो उसका 70% आपने खरीदे, तो 70% 5 लाख का 3,50,000 होता है। तो इसका मतलब ये जो आया हमारे पास, ये एब्सोल्युटली करेक्ट आया। इज इट क्लियर टू यू? तो सब्सिडियरी कंपनी के नंबर ऑफ शेयर्स भी आपने निकाल दिए। इज इट क्लियर? तो खैर, अब मेन चीज मैं जो आपसे पूछ रहा था, अब वो कहता है सब्सिडियरी कंपनी ने जो डिविडेंड पे करा है, उसने क्या लिखा है, सब्सिडियरी कंपनी ने जो डिविडेंड पे करा 20% का डिविडेंड पे करा है। 20% का डिविडेंड पे करा है। तो डिविडेंड पेड बाय सब्सिडियरी कंपनी, डिविडेंड सब्सिडियरी कंपनी ने जो पे करा 20% पे करा। अब देखो यहां पर फेस वैल्यू ऑफ 1 शेयर, सब्सिडियरी कंपनी का जो एक शेयर है, मैंने कहा ना क्वेश्चन में उसकी फेस वैल्यू दी नहीं है, तो आप क्या मान के चलेंगे, 10 रुपए मान के चलेंगे। जो सब्सिडियरी कंपनी का एक शेयर होगा वो 10 रुपए का होगा, उसकी नॉमिनल वैल्यू, जिसको फेस वैल्यू भी कहते हैं। तो अगर आपके पास सब्सिडियरी कंपनी का एक शेयर 10 रुपए का है, तो एक शेयर पे आपका डिविडेंड कितना बन जाएगा, डिविडेंड पर शेयर, डिविडेंड पर शेयर, डिविडेंड पर शेयर कितना बन जाएगा, डेट इज इक्वल टू 20% ऑफ 10, 20% ऑफ ₹10। तो इसका मतलब सब्सिडियरी कंपनी ने एक शेयर पे 2 रुपए का डिविडेंड पे करा है। आप ऐसे भी देख सकते थे, सब्सिडियरी कंपनी के शेयर कैप, टोटल नंबर ऑफ शेयर आपको पता लग गया, और एक शेयर 10 का है, तो टोटल वर्थ उनके शेयर कैपिटल का 50 लाख है। आप सीधा 50 लाख का 20% कंप्यूट कर लो, तब भी आपको पता लग जाएगा टोटल डिविडेंड कितना पे करा। खैर, अब हमको ये तो पता लग गया कि सब्सिडियरी कंपनी ने एक शेयर पे 2 रुपए का डिविडेंड पे करा। तो एच को कितना डिविडेंड मिला होगा, डिविडेंड ऑफ एच लिमिटेड, डिविडेंड रिसीव्ड। तो हमें कितना डिविडेंड मिलेगा भाई, हमारे पास 3,50,000 शेयर हैं, और एक शेयर पे अभी अभी मैंने कहा डिविडेंड 2 रुपए के हिसाब से मिल रहा है, तो हमारे हिस्से का डिविडेंड इसका मतलब 7 लाख रुपए का होगा। और इस डिविडेंड को हमने अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे इंक्लूड कर लिया होगा, जो कि एज पर AS 13 गलत ट्रीटमेंट हो गया। हमने इसको किस में इंक्लूड करना चाहिए था, इन्वेस्टमेंट अकाउंट में इंक्लूड करना चाहिए था। तो वो रेक्टिफिकेशन हम कर देंगे। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? समझ में आ गया? तो इस क्वेश्चन में अगर मैं ये क्वेश्चन, क्योंकि गुडविल कंप्यूट करनी है, अगर मैं इस क्वेश्चन को कंप्यूट करूं नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में, हम यही देखते हैं सबसे पहले तो डिग्री ऑफ कंट्रोल कितना है। तो डिग्री ऑफ कंट्रोल तो आपको पता लग ही गया, डिग्री ऑफ कंट्रोल 70% शेयर आपके पास है, तो माइनॉरिटीज के पास इसका मतलब 30% होंगे। उसके बाद स्टेप नंबर 2 में जनरली हम क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। नॉर्मली हम एनालिसिस करते हैं, पर मैंने कहा इस क्वेश्चन में तुम्हें एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है। इस क्वेश्चन में तुम डायरेक्टली नेट एसेट्स कंप्यूट कर सकते हो। नेट एसेट्स
ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। नेट एसेट्स ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन कैसे कंप्यूट करेंगे? ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, जो कि ईयर के एंड की डेट है, याद रखना। अब ईयर के एंड में इस केस में तुम एसेट्स माइनस लायबिलिटी का अप्रोच यूज करोगे। सब्सिडियरी कंपनी के जो एसेट्स तुम्हें दिए हुए हैं, सब्सिडियरी कंपनी के फिक्स्ड एसेट या प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अब क्वेश्चन में फिक्स्ड एसेट लिखा है, तो इस वैसे आजकल तुम्हें मालूम ही है कि फिक्स्ड एसेट को प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कहते हैं। सब्सिडियरी कंपनी के जो फिक्स्ड एसेट तुम्हें दिए हुए हैं क्वेश्चन में 120 लाख के हैं। चलो मैं पूरा ही लिख देता हूं, 120 लाख। लेकिन उसकी वैल्यू नीचे लिखा था कि 20% से बढ़ गई है, और उस वक्त मैंने बताया भी था। इसका मतलब जिस दिन हमने कंट्रोल एक्वायर करा, सब्सिडियरी कंपनी के जो फिक्स्ड एसेट हैं वो 144 लाख के रहे, यानी कि ईयर के एंड में सब्सिडियरी कंपनी के फिक्स्ड एसेट जो हैं वो इतने के रहे होंगे। फिर उसके अलावा सब्सिडियरी कंपनी की जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, क्वेश्चन में दिया था कि उनकी इन्वेस्टमेंट 55 लाख की है। सब्सिडियरी कंपनी की जो इन्वेस्टमेंट्स है वो 55 लाख रुपीस की गिवन है। अब 55 लाख की जो इन्वेस्टमेंट है वो 10% से फॉल हो गई थी, तो इसका मतलब 5,50,000 से फॉल हो गई। तो इसका मतलब ईयर के एंड के दिन इन्वेस्टमेंट्स में 49,50,000 रुपीस का बैलेंस है। फिर इस क्वेश्चन में सब्सिडियरी कंपनी के करंट एसेट्स दिए हुए हैं। वैसे क्वेश्चन को लिखना चाहिए था करंट एसेट अदर देन लोन्स एंड एडवांसेस, बट एनीवे करंट एसेट जो दिए हुए हैं वो 70 लाख के दिए हुए हैं, उसमें कोई चेंज नहीं है। और लोन्स एंड एडवांसेस दिए हैं, मैंने पहले ही बताया लोन्स एंड एडवांसेस भी एसेट्स होते हैं। लोन्स एंड एडवांसेस 15 लाख के। तो इसका मतलब सब्सिडियरी कंपनी के एसेट्स जिस दिन हमने कंट्रोल एक्वायर करा, बिकॉज ईयर के एंड में करा, तो ईयर के एंड में सब्सिडियरी कंपनी के एसेट्स की वैल्यू जो है 278,50,000 करेक्ट, 278,50,000 या 2,78,50,000 है। उनकी दो लायबिलिटीज भी हैं। अब लायबिलिटीज उनकी एक तो 15% डिवेंचर्स हैं 90 लाख की, 90 लाख की उनके डिवेंचर्स हैं, और उसके अलावा उनकी कुछ करंट लायबिलिटी हैं 50 लाख की, यानी कि 140 लाख की लायबिलिटीज हैं। तो ईयर के एंड में सब्सिडियरी कंपनी के एसेट्स तुम्हें पता लग गए, तुम्हें उनकी लायबिलिटीज भी पता लग गई, तो इस तरह से इनका जो डिफरेंस आ गया वो नेट एसेट्स आ गया। इसका मतलब सब्सिडियरी कंपनी के नेट एसेट्स ईयर के एंड में इतने हैं। इज इट क्लियर टू यू? तो अब हमें बेसिकली इसमें यही पता करना था, और वो हमने पता कर लिया। इसमें किसी तरह का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कोई डाउट है पहले ये बता दो। सर नहीं, किसी तरीके का डाउट नहीं है। अब तुम्हें ये पता लग गया, तो अब सब्सिडियरी कंपनी के नेट एसेट्स तुम्हें पता लग गए, तो शेयर ऑफ एच लिमिटेड, तो एच लिमिटेड का इसमें शेयर कितना होगा अब तुम्हें पहले ये भी पता करना पड़ेगा। तो शेयर ऑफ एच लिमिटेड 70%, तो 70% ऑफ 138,50,000 का 70% मैं कंप्यूट करूंगा तो वो 96,95,000 आएगा। ऑफ कोर्स माइनॉरिटी का इंटरेस्ट भी आएगा, पर इस क्वेश्चन में माइनॉरिटी का इंटरेस्ट पूछा नहीं, वो तुम कंप्यूट कर सकते हो 30% ऑफ दिस। इस क्वेश्चन में सिर्फ गुडविल पूछी है, तो अब मैं गुडविल या कैपिटल रिजर्व निकाल सकता हूं। तो गुडविल और कैपिटल रिजर्व निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा? जो हमने इन्वेस्टमेंट करी है, क्वेश्चन में दिया ही था कि हमने 70 लाख रुपए पे करे, और वैसे तुम कंप्यूट भी कर सकते हो। तुमने 3,50,000 शेयर खरीदे और तुमने हर शेयर के लिए 20 रुपए पे करे, तो 70 लाख। लेकिन ध्यान ये रखना, शेयर ऑफ डिविडेंड माइनस करना मत भूलना। तो शेयर ऑफ डिविडेंड तुम्हें माइनस करना पड़ेगा। शेयर ऑफ डिविडेंड, सब्सिडियरी कंपनी ने जो डिविडेंड पे करा था उसमें जो हमारा शेयर था वो 7 लाख था। हमने पहले ही देखा, क्योंकि 3,50,000 शेयर थे हमारे, और हर शेयर पे हमें 2 रुपए के हिसाब से डिविडेंड मिला। ये डिविडेंड हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इंक्लूड कर लिया, जबकि हमें वहां नहीं करना चाहिए था। तो वहां से निकाल के अब हम इन्वेस्टमेंट में से माइनस कर रहे हैं। तो अब इसमें से माइनस करके तुम्हें यह पता लग गया कि तुम्हारी इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट 63 लाख की है।
और 63 लाख में से अब आप माइनस करेंगे शेयर ऑफ नेट एसेट्स। तो शेयर ऑफ नेट एसेट्स जो कि तुमने अभी अभी कंप्यूट करे 96,95,000 शेयर ऑफ नेट एसेट्स इन सब्सिडियरी कंपनी ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन 96,95,000 है। तो इस तरीके से तुम्हें यह भी पता लग गया कि 33,95,000 इतना ही आएगा, 33,95,000। अब की बार ये कैपिटल रिजर्व है क्योंकि जो शेयर ऑफ नेट एसेट्स हैं वो तुम्हारे ज्यादा है। था कि नहीं इंटरेस्टिंग क्वेश्चन? सर मजा आ गया इस क्वेश्चन में, मजा आ गया। चलो कुछ तो तुमने माना कि मजा आया इस क्वेश्चन को। अब ये मैंने कहा ना जो शुरू में तुम बोल रहे थे, इसलिए थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है। अब एक एक क्वेश्चन मॉड्यूल का एक एक क्वेश्चन का एक एक एग्जाम्पल भी अब करा दिया गया है। जो बच्चे खुचे हैं वो भी मैं अब करा ही रहा हूं। तो इस क्वेश्चन को करने के बाद ये कौन सा करा था हमने 23 करा था। 24 को भी देख ही लो। 24 में वैसे मेरे कराने लायक तो कुछ लग नहीं रहा। 24 में कह रहा है कि एच लिमिटेड नाम की जो कंपनी है उसने 3,000 शेयर्स एक्वायर करे हैं एस लिमिटेड में एट ए कॉस्ट ऑफ 4,80,000 ऑन 31/7/2023 को करें। फिर कहता है द कैपिटल ऑफ एस लिमिटेड कंसिस्टेड ऑफ 5,000 शेयर्स ऑफ 100 ईच फुल्ली पेड। तो सब्सिडियरी कंपनी की जो शेयर कैपिटल है वो 5 लाख है। फिर कह रहा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ दिस कंपनी फॉर 2023 शोड एन ओपनिंग बैलेंस ऑफ 1,25,000। तो ओपनिंग बैलेंस तो 1,25,000 है सब्सिडियरी कंपनी का, और प्रॉफिट उन्होंने अर्न करा इस साल 3 लाख का। फिर ये वैसे ही क्वेश्चन है जो मैंने अभी क्वेश्चन नंबर 22 कराया था, और कह रहा है एट द एंड इट डिक्लेयर्ड ए डिविडेंड ऑफ 40%। वैसे तो क्वेश्चन में सिर्फ यही कह रहा है कि रिकॉर्ड द एंट्री इन द बुक्स ऑफ एच लिमिटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ डिविडेंड, एज्यूम कैलेंडर ईयर एज द फाइनेंशियल ईयर। अब उसने लास्ट में ये बोला एज्यूम करना है कि कैलेंडर ईयर फाइनेंशियल ईयर है। यानी कि इस क्वेश्चन को अगर मैं सॉल्व करूं तो मुझे क्या क्या चीजें करनी होंगी, क्या मैं यहां पर कर पाऊंगा इस क्वेश्चन को? इसके लिए भी मैं थोड़ा सा स्पेस क्रिएट कर ही लेता हूं, फिर नहीं तो क्लमजीनेस आ जाएगी। मैं एक बार पूरा पढ़ लूं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन मैंने पढ़ तो लिया है पूरा, और अब मैं इसको भी सॉल्व कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 24 है, लीजिए जी। क्वेश्चन नंबर 24 को भी देखें। क्वेश्चन नंबर पहले तो 24 में क्या क्या कहा है मैं तुम्हें याद दिला दूं। क्वेश्चन नंबर 24 में पहले तो उसने ईयर की एंड की डेट 31/12/2023, क्योंकि उसने कहा कैलेंडर ईयर है। क्वेश्चन में यह लिखा हुआ था 31 जुलाई को, 31 जुलाई 2023 को कंट्रोल एक्वायर करा गया। डेट ऑफ कंट्रोल जो है वो ये है। तो अकाउंटिंग ईयर की बिगनिंग की डेट जो है 1 जनवरी 2023 रही होगी। इज इट क्लियर टू यू? तो इस क्वेश्चन में तुमने कंट्रोल इस तारीख को हासिल करा है। तो यहां से लेकर यहां तक का प्री एक्विजिशन पीरियड है, और यहां से लेकर यहां तक का पीरियड जो है वो पोस्ट एक्विजिशन पीरियड है। ये बात तो आपको पता लग गई। इज इट क्लियर टू यू? कंट्रोल आपने कब एक्वायर करा है? 31/7/2023 को। उसने ये भी बताया कि जिस दिन आपने कंट्रोल एक्वायर करा उस दिन जो शेयर कैपिटल थी सब्सिडियरी कंपनी की, उसने बताया सब्सिडियरी कंपनी की 5,000 शेयर 100 रुपए के हिसाब से। इज इट क्लियर टू यू? क्वेश्चन नंबर 24 में कहता है 5,000 शेयर हैं 100 रुपए के हिसाब से। अच्छा जी, फिर उसने ये भी लिखा कि तुमने जो शेयर्स एक्वायर करे, शेयर्स एक्वायर्ड, तुमने 3,000 शेयर एक्वायर करें। क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है कि तुमने 3,000 शेयर्स एक्वायर करें, शेयर्स एक्वायर्ड 3,000। और क्वेश्चन में यह भी लिखा है कि जो आपने प्राइस पे करा है वो 4,80,000 रुपए का पे करा है, ₹4,80,000। 4,80,000। क्वेश्चन में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बिगनिंग की डेट को जो बैलेंस था वो 1,25,000 का था। 1,25,000 का बैलेंस बिगनिंग की डेट को था, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। और क्वेश्चन में ये भी दिया हुआ है, जस्ट वेट, क्वेश्चन में ये दिया है कि बिगनिंग का जो प्रॉफिट है
ये तो दिया ही था। क्वेश्चन में ये भी दिया था कि सब्सिडियरी कंपनी ने इस पूरे साल में 3 लाख का प्रॉफिट कमाया। क्वेश्चन में ये भी दिया है कि इस साल उन्होंने 3 लाख का प्रॉफिट कमाया, लेकिन उन्होंने ये भी बताया कि सब्सिडियरी कंपनी ने जो 3 लाख का प्रॉफिट कमाया तो उसने ये बताया ईयर एंड में उन्होंने डिविडेंड भी पे कराया 40%। डिविडेंड पेड, सब्सिडियरी कंपनी ने डिविडेंड पे करा 40% का। अब सब्सिडियरी कंपनी ने डिविडेंड पे करा 40% का, तो 40% ऑफ 5 लाख, सब्सिडियरी कंपनी की शेयर कैपिटल 5 लाख की, तो टोटल डिविडेंड कितना हो गया? 2 लाख रुपए का। काफी ज्यादा डिविडेंड बन रहा है। एनीवे 2 लाख रुपए का डिविडेंड हो गया। ये जो डिविडेंड है आउट ऑफ ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट माना जाएगा। आउट ऑफ ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट क्यों माना जाएगा? क्योंकि लिखा नहीं है बिगनिंग के प्रॉफिट का इस्तेमाल करा या लास्ट ईयर के लिए पे करा। आउट ऑफ ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट। जब ड्यूरिंग द ईयर का प्रॉफिट से डिविडेंड पे करते हैं तो आपको मालूम है कि उसमें बड़े लिमिटेड ट्रीटमेंट होते हैं। एक तो हम क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ऐड करेंगे और रिस्पेक्टिव शेयर जो है वो माइनस कर देंगे। ये क्वेश्चन की कहानी थी और ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही है जैसा कि अभी कुछ लम्हा पहले मैंने आपको कराया था। इज इट क्लियर टू यू? तो सबसे पहले 22 मतलब मैंने जो कराया था, तो डिग्री ऑफ कंट्रोल मुझे बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। तो डिग्री ऑफ कंट्रोल का मतलब है सब्सिडियरी कंपनी में कंट्रोल आपका और माइनॉरिटीज का कितना है। आपके 3000 शेयर्स हैं, माइनॉरिटीज के 2000 शेयर हैं, तो रेशियो 3:2 है, 3/5 2/5। उसके अलावा पीएनएल एनालिसिस। अब पीएनएल का एनालिसिस हमने करा तो सब्सिडियरी कंपनी के बारे में हमें क्या पता लगा? पहले तो मुझे उसका क्लोजिंग बैलेंस निकालना है। सब्सिडियरी का क्लोजिंग बैलेंस सब्सिडियरी कंपनी का कितना रहा होगा, यानी कि अगर हमें बैलेंस शीट फॉर्मेट में दिया रहता तो सब्सिडियरी कंपनी ने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस शीट में कितना लिखा होता। देखो सब्सिडियरी कंपनी का ओपनिंग बैलेंस जो है क्वेश्चन में हमें दिया है 1,25,000 है, ये हमें दिया हुआ है कि नहीं? और उसने ये भी दिया है कि ड्यूरिंग द ईयर में हमने जो प्रॉफिट कमाया, ड्यूरिंग द ईयर में जो हमने प्रॉफिट कमाया वो 2 लाख का प्रॉफिट कमाया, ये भी हमें दिया है। लेकिन उसने ये भी तो दिया है ना कि 2 लाख कमाने के बाद ईयर के एंड में सब्सिडियरी कंपनी ने डिविडेंड भी पे करा है। सॉरी, ड्यूरिंग द ईयर में 3 लाख का प्रॉफिट कमाया और उसने ये भी लिखा है कि ईयर के एंड में सब्सिडियरी कंपनी ने डिविडेंड पे करा 2 लाख का। इसका मतलब अगर सब्सिडियरी कंपनी ने नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में अपनी बैलेंस शीट बनाई होती तो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस 2,25,000 का लिखा होता। तो तुम मान के ये चलोगे जैसे सब्सिडियरी कंपनी का क्लोजिंग बैलेंस 2,25,000 है। ऐसा क्यों? क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, जो ये क्लोजिंग बैलेंस होता है, बिकॉज नॉर्मल बैलेंस शीट में जो दिया रहता है वो आफ्टर डिविडेंड होता है, तो हम जो ड्यूरिंग द ईयर का डिविडेंड होता है उसमें ऐड करते हैं। तो प्लस अब मैंने इसमें डिविडेंड दोबारा से ऐड कर दिया। तो आपको ये नहीं लगना चाहिए सर एक बार माइनस कर रहे हैं एक बार प्लस कर रहे हैं। पहले तो हम ये देख रहे हैं क्लोजिंग बैलेंस कितना था। अब मैं डिविडेंड की ट्रीटमेंट कर रहा हूं तो 2 लाख मैंने ऐड करा, तो उससे मुझे पता लग गया सब्सिडियरी कंपनी का क्लोजिंग बैलेंस प्रॉफिट और लॉस अकाउंट का 4,25,000 है। उसमें से फिर हम लेस करते हैं ओपनिंग बैलेंस। अब ओपनिंग बैलेंस जब मैं माइनस करूंगा तो ओपनिंग बैलेंस 1,25,000 का है, तो 1,25,000 की फिगर आप माइनस कर देंगे। 1,25,000 की फिगर को माइनस करने के बाद जस्ट वेट, एक्चुअली मैं देख रहा था कि टाइम लिमिट कितनी सेट करी हुई है क्लास की। तो 4,25,000 में से 125 माइनस करेंगे तो 3 लाख आ जाएगा। तो हमें पता लग गया कि 3 लाख सब्सिडियरी कंपनी ने ड्यूरिंग द ईयर में प्रॉफिट कमाया, जो कि वैसे भी क्वेश्चन में स्ट्रेट वे गिवन था। अच्छा जी, अब इस क्वेश्चन में जो प्री एक्विजिशन पीरियड है उसका ध्यान रखना, वो 7 महीने का है, क्योंकि 31 जुलाई जनवरी से लेकर 31 जुलाई तक 7 मंथ्स होते हैं। तो 7/12 आपको निकालना पड़ेगा और पोस्ट एक्विजिशन पीरियड जो है वो 5 मंथ्स का है, तो 5/12 आपको कंप्यूट करना पड़ेगा। 3 लाख का तो 1,75,000 आ जाएगा और 1,25,000 पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट आ जाएगा। तो इस तरीके से प्री और पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट निकालने के बाद फिर तो कोई प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए प्रॉब्लम? क्योंकि उसके बाद फिर हमें क्या करना होता है, हम
एनालिसिस टेबल बनाते हैं। तो एनालिसिस टेबल हमने बनाया, यानी कि स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी हमने बनाई है या स्टेटमेंट ऑफ नेट एसेट। तो एनालिसिस टेबल में सब्सिडियरी कंपनी की शेयर कैपिटल पहले आप लिखें, फिर उनके रिजर्व्स लिखें। तो ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन कोड सब्सिडियरी कंपनी की शेयर कैपिटल कितनी थी? 5 लाख ही रही होगी, इसमें कोई डाउट नहीं, और गिवन भी है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बिगनिंग की डेट को बैलेंस तो कितना है, पहले तो ये देखो बिगनिंग की डेट को, क्योंकि कंट्रोल अब की बार बिगनिंग की डेट को एक्वायर नहीं हुआ है। बिगनिंग की डेट को 1,25,000 है, उसके 7 महीने के बाद कंट्रोल एक्वायर हुआ है। तो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, पहले 7 महीने में सब्सिडियरी कंपनी ने प्रॉफिट जो कमाया वो हमने अभी अभी कंप्यूट करा था 1,75,000। तो इसका मतलब जिस दिन कंट्रोल एक्वायर हुआ उस दिन सब्सिडियरी कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेफिनेटली 3 लाख का रहा होगा। तो इस तरह से ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन को कहा जा सकता है सब्सिडियरी कंपनी के नेट एसेट्स 8 लाख के थे। करेक्ट। इस 8 लाख में से अब आप अपना हिस्सा कंप्यूट करेंगे तो आपका हिस्सा कितना आ जाएगा? 4,80,000 और 2/5 जो आ जाएगा वो 3,20,000 आ जाएगा। उसके बाद फिर आप पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमने कंप्यूट करा। जो 5 महीने का प्रॉफिट था ड्यूरिंग द ईयर के प्रॉफिट में से वो 1,25,000 था। 1,25,000 का 3/5 75,000 एंड 2/5 50,000 हो जाएगा। उसके बाद आप अपनी गुडविल या कैपिटल रिजर्व निकाल सकते हैं। तो गुडविल या कैपिटल रिजर्व निकालने के लिए पहले तो आप लिखें कि इन्वेस्टमेंट्स कितनी है। तो इन्वेस्टमेंट्स इन शेयर्स ऑफ एस लिमिटेड जो हैं वो 4,80,000 की। डिविडेंड माइनस मत कर देना, डिविडेंड ड्यूरिंग द ईयर के प्रॉफिट में से, लेस शेयर इन नेट एसेट्स ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। तो सब्सिडियरी कंपनी के जो नेट एसेट्स थे ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन को, उसमें पेरेंट का हिस्सा कितना था? 4,80,000 ही था। ओहो, तो इसका मतलब इस केस में कोई गुडविल और कैपिटल रिजर्व नहीं है। तो इस केस में कोई गुडविल कोई कैपिटल रिजर्व नहीं आएगी। करेक्ट। नेट फिर माइनॉरिटी इंटरेस्ट। अब माइनॉरिटी का इंटरेस्ट तो ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन को, ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन माइनॉरिटी का हिस्सा जो था ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन को 3,20,000 का है, प्लस शेयर इन पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, प्लस शेयर इन पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। शेयर इन पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट 50,000 है, ये भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। लेकिन ध्यान ये रखना, बिकॉज डिविडेंड ड्यूरिंग द ईयर का प्रॉफिट है, क्लोजिंग बैलेंस में ऐड करने के बाद रिस्पेक्टिव शेयर माइनस करते हैं, तो शेयर ऑफ डिविडेंड माइनस करना पड़ेगा। शेयर ऑफ डिविडेंड जब माइनस करेंगे तो पहले तो डिविडेंड का अमाउंट कितना है? 2 लाख है। उसमें माइनॉरिटी का हिस्सा कितना होगा? 2/5 होगा, 80,000। तो 80,000 माइनस करना पड़ेगा। 3,70,000 में 80 माइनस करेंगे तो 2,90,000 आना चाहिए, 2,90,000 आ जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करा जाएगा। आई होप सो कि इसमें भी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आनी चाहिए। इज इट क्लियर? उसके अलावा अब उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 25 है, ये मैं अभी कराता हूं, लेकिन 5 मिनट का हम ब्रेक लेंगे और उसके बाद फिर इसको आगे कंटिन्यू रखेंगे। इज इट क्लियर टू यू?
क्वेश्चन नंबर 25 अभी मैं लेता हूं 5 मिनट्स के ब्रेक के बाद।
सो वेलकम अगेन। तो बेटे क्वेश्चन नंबर 25 मैंने कहा था मैं अब कराऊंगा आपको, तो क्वेश्चन नंबर 25 भी आपके मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है। फ्रॉम द फॉलोइंग समराइज्ड बैलेंस शीट ऑफ एच लिमिटेड एंड इट्स सब्सिडियरी एस लिमिटेड ड्रॉन अप टू 31st of March 2023। और ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। कहता है रिजर्व्स एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ एस लिमिटेड इंक्लूड 25,000 एंड 15,000 रिस्पेक्टिवली। आपको याद होगा ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स। क्वेश्चन में डेट उसने नहीं दी कि कौन सी तारीख को हमने, फिर अब इसने आगे जाके दी है, लेकिन रिस्पेक्टिवली ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन 80% ऑफ शेयर्स बाय एच लिमिटेड ऑन 1 अप्रैल 2022। वैसे अगर नहीं भी दी होती तो हम ईयर की बिगनिंग की डेट को ही मानते। तो ध्यान ये रखना है कि रिजर्व में बैलेंस 25,000 का है, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में जो बैलेंस है वो 15,000 का है बिगनिंग की डेट को। इस क्वेश्चन में भी कह रहा है मशीनरी की बुक वैल्यू 1 लाख की थी और फर्नीचर की बुक वैल्यू 20,000 की थी, जिसको कि एस लिमिटेड ने रीवैल्यू करा 1,50,000 पे और 15,000 पे रिस्पेक्टिवली ऑन 1/4/2022। आपको याद होगा ठीक ऐसा क्वेश्चन हमने इससे पहले करा था। फिर कह रहे हैं जो ये रीवैल्यूएशन हुआ फॉर द पर्पस ऑफ फिक्सिंग द प्राइस ऑफ द शेयर्स। इस लाइन का मतलब है जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं सब्सिडियरी कंपनी में तो हम क्या प्राइस एक शेयर के लिए पे करें, इस पर्पस के लिए कई बार सब्सिडियरी कंपनी के एसेट्स और लायबिलिटी को रीवैल्यू करा जाता है। अब उसने ये भी बताया रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ यूजफुल लाइफ। देखो इस क्वेश्चन में बस फर्क क्या है कि तुम्हें रेट ऑफ डेप्रिसिएशन पहले से ही दिया हुआ है। तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन तुम्हें दिया हुआ है 10%, 15%, ये और भी अच्छी बात है। अच्छा जी, फिर समराइज्ड बैलेंस शीट तुम्हें दी हुई है दोनों कंपनी की। समराइज्ड बैलेंस शीट, समराइज्ड बैलेंस शीट में जो है नॉन करेंट एसेट के अंदर तुम्हें फिक्स्ड एसेट लिखा है, वैसे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, मशीनरी और फर्नीचर हैं। खास तौर से सब्सिडियरी कंपनी को तुमने देखना चाहिए। सब्सिडियरी कंपनी का क्लोजिंग बैलेंस 90,000 है और 17,000 तुम्हें दिया हुआ है। उसके अलावा फिर क्वेश्चन में अदर नॉन करंट एसेट्स तुम्हारे पास है दोनों कंपनी के। फिर उसके अलावा इन्वेस्टमेंट इन नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में शेयर्स इन एस लिमिटेड, तो तुमने 800 शेयर्स खरीदे, 200 रुपए का एक शेयर खरीदा, कुल 1,60,000 रुपए तुमने दिए हैं। पॉइंट ये भी है वन। उसके अलावा टोटल है ये, और ऑपोजिट साइड में शेयर होल्डर्स फंड के अंदर शेयर कैपिटल तुम्हें दी है दोनों कंपनी की। और रिजर्व्स की पोजीशन ये है कि क्लोजिंग बैलेंस सब्सिडियरी कंपनी का 75 है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सब्सिडियरी कंपनी का 25,000 है। सब्सिडियरी कंपनी के रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को नोट करना पड़ता है। ट्रेड पेबल्स दिए हुए हैं, बस ये चीजें इस क्वेश्चन में दी हुई है और आगे कुछ नहीं दिया हुआ। और आगे कुछ नहीं दिया हुआ, हालांकि हमने जो ऐसा क्वेश्चन करा था, ये तो आपके मॉड्यूल का क्वेश्चन है, हमने उस क्वेश्चन के अंदर काफी एडजस्टमेंट्स इंक्लूड करके रखी हुई थी। अब क्वेश्चन सॉल्व नहीं है तो मेरे को आपको सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा। तो सॉल्व करके दिखाने के लिए मुझे स्पेस भी चाहिए और मुझे क्वेश्चन भी चाहिए। तो खैर क्वेश्चन मुझे 99% याद ही रहता है, इसलिए कोई चिंता की बात नहीं है। तो मैं अपने लिए स्पेस क्रिएट कर देता हूं। चलो इस क्वेश्चन को यहीं से स्टार्ट करते हैं, फिर जहां स्पेस की जरूरत पड़ेगी ले लेंगे। करेक्ट, तो यहीं करा देते हैं, कोई चिंता की बात नहीं है। सबसे पहला स्टेप नॉर्मली हम जो करते हैं वो क्या करते हैं, नॉर्मली हमारा पहला स्टेप जो होता है, क्वेश्चन नंबर 25 कर रहे हैं पहले, तो सबसे पहले स्टेप पे हम लोग हमेशा एनालिसिस करते चले आए हैं। और खास तौर से जब क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंसिव होता है तो हम तो एनालिसिस करते ही करते हैं। तो क्वेश्चन को ओपन करने के लिए सबसे पहले तो अकाउंटिंग ईयर की बिगनिंग की डेट 1/4/2022 रही होगी, क्योंकि अकाउंटिंग ईयर की एंड की डेट 31/3/2023 है। 31/3/2023 अकाउंटिंग ईयर के एंड की डेट है। करेक्ट। क्वेश्चन में यह भी दिया हुआ है कि इस तारीख को आपने कंट्रोल हासिल करा है। कंट्रोल जो आपने हासिल करा इस तारीख को ही हासिल कर लिया। तो इसका मतलब सारा का सारा अकाउंटिंग पीरियड पोस्ट एक्विजिशन पीरियड हो गया। इसमें तो किसी तरीके का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जिस दिन तुमने कंट्रोल हासिल करा, हमने नीचे पढ़ा कि रिजर्व्स में 25,000 का बैलेंस था और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बैलेंस 15,000 रुपीज का था। और ईयर के एंड में ये बैलेंस, रिजर्व्स का बैलेंस जो बैलेंस शीट में अभी अभी हमने देखा 75,000 रुपीज है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस 25,000 है। ये चीजें भी हमने नोट कर ली। मेनली इस क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि जिस दिन आपने कंट्रोल हासिल करा, आपने 80% का कंट्रोल हासिल करा है, उस दिन रीवैल्यूएशन भी हुआ। और रीवैल्यूएशन के बारे में आपको ये दिया हुआ है कि जो बुक वैल्यू है मशीनरी की जो बुक वैल्यू है वो 1 लाख है और
उसको तुमने रीवैल्यू जो करा है वो 1,50,000 पे करा है। एक तो ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, और क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि जो आपका फर्नीचर है उसकी बुक वैल्यू कितनी थी भाई, 20,000 की थी, और उसको रीवैल्यू करा है लेकिन 15,000 पर। और अच्छी बात यह है कि तुम्हें रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्वेश्चन में ही दे दिया, हालांकि हम उसको कंप्यूट कर सकते हैं लेकिन वो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। एज ए क्लियरिटी ये चीजें तुम्हें क्वेश्चन में दी है। अब नॉर्मली जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, नॉर्मली जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले तो हम उसमें सबसे पहले तो डिग्री ऑफ कंट्रोल देख लेते हैं। तो डिग्री ऑफ कंट्रोल 80% 20% है। बिकॉज इस क्वेश्चन में रीवैल्यूएशन है तो दूसरे नंबर पे मैं रीवैल्यूएशन करूंगा। रीवैल्यूएशन करने के लिए वैसे तो मैंने तुम्हें कई बार बताया है कि सबसे पहला स्टेप तो आपका ये होना चाहिए कि आप रेट ऑफ डेप्रिसिएशन फाइंड आउट कर लो, और वैसे तो तुम्हें रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्वेश्चन में दिया है। पहले तो मैं रीवैल्यूएशन भी जो कर रहा हूं इस क्वेश्चन में, पहले हम रीवैल्यूएशन कर रहे हैं मशीनरी का, क्योंकि इसके क्वेश्चन में 2 हैं, मशीनरी का रीवैल्यूएशन कर रहे हैं। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन फाइंड करने के लिए मैंने आपको बताया हुआ है कि आप बुक वैल्यूज को कंपेयर करेंगे। बुक वैल्यूज को, आपकी ओपनिंग बुक वैल्यू जो है क्वेश्चन में जो दी हुई है 1 लाख है, और बैलेंस शीट की डेट को क्लोजिंग वैल्यू आपको गिवन है। क्लोजिंग वैल्यू बैलेंस शीट की ईयर के एंड में 90,000 गिवन है। तो हम वैसे भी डेप्रिसिएशन निकालते तो वो 10,000 ही आता, और परसेंटेज कंप्यूट करते तो वो 10% ही आता। वैसे क्वेश्चन में तुम्हें रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दिया ही है, तो इस स्टेप को तुम इग्नोर भी कर सकते थे। अब डेप्रिसिएशन कंप्यूट करने के बाद फिर हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि जिस दिन हमने रीवैल्यूएशन करा उस दिन बुक वैल्यू कितनी थी। बिकॉज रीवैल्यूएशन ईयर की बिगिनिंग में ही हुआ है तो इसलिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन को, ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन के दिन पहले तो रीवैल्यूड अमाउंट, मशीनरी का रीवैल्यूड अमाउंट कितना है भाई, 1,50,000 है। तो 1,50,000 आपने लिख दिया। रीवैल्यूड अमाउंट के बाद बुक वैल्यू भी ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन को गिवन ही है 1 लाख की, तो इसका मतलब 50,000 का अप वैल्यूएशन हो गया, 50,000 अप वैल्यूएशन हो गया। ये मैंने मार्क ऐसे कर दिया, इसका मतलब अप वैल्यूएशन है। अब हम एडिशनल डेप्रिसिएशन भी कंप्यूट करते हैं, तो एडिशनल डेप्रिसिएशन भी आपने कंप्यूट करा। एडिशनल डेप्रिसिएशन कंप्यूट करने के लिए हम क्या करेंगे, एडिशनल डेप्रिसिएशन कंप्यूट करने के लिए पहले तो हम ये देखेंगे कि जो रीवैल्यूड अमाउंट है वो कितना है, 1,50,000 है। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन और पोस्ट एक्विजिशन पीरियड पूरे 12 महीने का है, तो पूरे 12 महीने का आप कंप्यूट करेंगे तो डेट इज इक्वल टू 15,000 लेस डेप्रिसिएशन ऑलरेडी चार्ज्ड। डेप्रिसिएशन ऑलरेडी कितना हम दे चुके हैं, 10,000 दे चुके हैं भाई। हमने 10,000 का डेप्रिसिएशन तो ऑलरेडी दे ही दिया है ना। तो या तुम कंप्यूट करके दिखाना चाहते हो तो 1 लाख इंटू 10% इंटू 12/12, तो 5,000 जो है आपका एडिशनल डेप्रिसिएशन आ गया। ये तो मशीनरी का रीवैल्यूएशन हो गया। मशीनरी के अलावा फिर इस क्वेश्चन में रीवैल्यूएशन फर्नीचर एंड फिटिंग्स का भी था। और फर्नीचर एंड फिटिंग्स के केस में भी आपको यही तरीका अपनाना पड़ेगा। हालांकि मैंने कहा इस स्टेप की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में, क्योंकि रेट ऑफ डेप्रिसिएशन तुम्हें गिवन ही है, लेकिन जस्ट मेरी आदत है कि मैं चीजें रिकैप भी करता रहता हूं। तो बुक वैल्यू हमेशा देखें, बुक वैल्यू बिगनिंग की 20,000 की है और बैलेंस शीट की डेट को 17,000 की बुक वैल्यू है। इसका मतलब पूरे साल में सब्सिडियरी कंपनी ने 3,000 का डेप्रिसिएशन दिया। 3,000 डिवाइडेड बाई 20,000 इंटू 100 में करता तो तब भी ये 15% ही आता। उसके बाद ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन को हम यही देखते हैं कि रीवैल्यूड अमाउंट कितना है। तो ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन के दिन रीवैल्यू करा गया इसको, फर्नीचर को तुमने जो रीवैल्यू करा है वो कितने पर करा है, डेट इज 20,000 पर। 20,000 पर करा था, 15 पर करा था, 15 पर करा था, 15,000 पर रीवैल्यू करा था और बुक वैल्यू उसकी 20,000 थी। तो बुक वैल्यू आपने देखी, बुक वैल्यू जो है वो 20,000 की है। तो बुक वैल्यू आपने 20,000 लिख दी।
तो इस तरह आपको पता लग गया कि इस केस में डीवैल्यूएशन है, मैंने नीचे की तरफ मार्क कर दिया। अब जब डीवैल्यूएशन होता है तो हमें कम डेप्रिसिएशन देना पड़ता है, तो इसका मतलब हमने ज्यादा डेप्रिसिएशन इस साल दे दिया होगा। कितना हमने ज्यादा डेप्रिसिएशन दिया ये हम कंप्यूट करते हैं। तो पहले तो रीवैल्यूड अमाउंट आप लिखें 15,000। अब 15,000 पे 15% के हिसाब से आप डेप्रिसिएशन कंप्यूट कर लें पोस्ट एक्विजिशन पीरियड, जो कि पूरे 12 महीने का है। तो ये आपका आ जाएगा 2,250 और लेस डेप्रिसिएशन ऑलरेडी चार्ज्ड। तो इस साल मतलब कहने का यह है कि डेप्रिसिएशन इतना देना चाहिए था, लेकिन हम डेप्रिसिएशन कितना दे चुके हैं, डेप्रिसिएशन चार्ज वो हमने माइनस करना होता है। तो डेप्रिसिएशन 3,000 रुपये का हम चार्ज कर चुके हैं। तो इसका मतलब टोटल 750 रुपीज का हमने एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन दे दिया। तो ये डेप्रिसिएशन हमें अब कम करना पड़ेगा, ये हमारे लिए गेन है। इज इट क्लियर टू यू? तो ये चीजें तो आपके लिए कोई प्रॉब्लमेटिक होनी ही नहीं चाहिए। इस क्वेश्चन को करने के बाद फिर नॉर्मली हम क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। अब मैंने एनालिसिस करा, तो एनालिसिस करने के लिए, एनालिसिस करने का मतलब है रिजर्व्स एंड सरप्लस का। तो एनालिसिस ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस। अब रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर भी मैंने पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का करा और फिर मैं रिजर्व्स का करूंगा। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जहां तक सवाल है, तो पहले तो ये देखो क्लोजिंग बैलेंस कितना है। सर क्लोजिंग बैलेंस 25,000 का है। क्या कोई एबनॉर्मल लॉस है? नहीं है। होता तो मैं ऐड करता। क्या कोई ड्यूरिंग द ईयर का डिविडेंड है? वो मैं ऐड करता, वो भी नहीं है। तो इस क्वेश्चन में फिर मैं डायरेक्टली ओपनिंग बैलेंस माइनस कर दूंगा। तो ओपनिंग बैलेंस 15,000 का है। तो इसका मतलब ड्यूरिंग द ईयर के पीरियड में सब्सिडियरी कंपनी ने 10,000 का प्रॉफिट कमाया होगा। अब इस 10,000 के प्रॉफिट में से प्री एक्विजिशन का हिस्सा तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि सारा का सारा पीरियड पोस्ट एक्विजिशन है। तो पोस्ट एक्विजिशन 10,000। उसके अलावा जनरल रिजर्व, फिर मैंने जनरल रिजर्व का करा। जनरल रिजर्व या रिजर्व जो भी दिया हुआ है, तो करने के लिए क्लोजिंग बैलेंस, चलो डायरेक्टली ऐसे ही लिख लो। क्लोजिंग बैलेंस कितना है? 75,000 है जनरल रिजर्व का। 75,000 में से आप ओपनिंग बैलेंस पहले तो माइनस करो। अब ओपनिंग बैलेंस 75 में से 25,000 माइनस करना है। तो इसका मतलब सब्सिडियरी कंपनी ने इस साल 50,000 रुपए जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करे। तो इसमें से प्री एक्विजिशन जनरल रिजर्व कुछ नहीं होगा, सारा का सारा जनरल रिजर्व जो ट्रांसफर करा गया, इसका मतलब पोस्ट पीरियड में करा गया। इस स्टेप के बाद फिर हम एनालिसिस टेबल बनाते हैं। एनालिसिस टेबल बनाने के लिए एनालिसिस टेबल, अमाउंट, होल्डिंग कंपनी एंड माइनॉरिटीज। तो सबसे पहले तो डेट ऑफ एक्विजिशन। डेट ऑफ एक्विजिशन के दिन सब्सिडियरी कंपनी की शेयर कैपिटल कितनी है? 1 लाख रुपए की शेयर कैपिटल है। 1,000 शेयर 100 रुपए वाले 1 लाख। फिर आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऐड करें। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बिकॉज तुमने बिगनिंग की डेट को ही कंट्रोल एक्वायर करा है, तो बिगनिंग की डेट को यानी कि ओपनिंग बैलेंस ही आपको ऐड करने की जरूरत है। इसी तरह से जनरल रिजर्व, बिगनिंग की डेट को जिस दिन आपने एक्वायर करा, जनरल रिजर्व में 25,000 का बैलेंस है। अब इस क्वेश्चन में रीवैल्यूएशन रिजर्व, बिकॉज एक तो अप वैल्यूएशन हुआ था मशीनरी में तो अप वैल्यूएशन हुआ था 50,000, वो तो आप ऐड करेंगे। लेकिन फर्नीचर में डी वैल्यूएशन हुआ था 5,000 का, वो आप माइनस करेंगे। इज इट क्लियर टू यू? तो इस तरीके से 1,85,000 सब टोटल नेट एसेट्स हो जाएंगे सब्सिडियरी कंपनी के ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन को। अब 80% कंट्रोल आपके पास है, 20% माइनॉरिटीज का है। तो 80% और 20% इसका निकाल लो। 20% निकालना आसान होगा, तो 20% तो 37,000 आ जाएगा। मैं उस 37,000 को 4 से मल्टीप्लाइड कर देता हूं, तो दैट इज इक्वल टू 1,48,000। फिर पोस्ट पीरियड। अब जहां तक पोस्ट का सवाल है, पोस्ट का,
तो पोस्ट पीरियड में आप सबसे पहले तो क्या करेंगे सर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखेंगे, नो डाउट अबाउट दैट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखो, फिर 10,000 का है, 8,000 हमारा हिस्सा हो जाएगा, माइनॉरिटीज का 2,000 हो जाएगा। रिजर्व्स पोस्ट पीरियड के 50,000 है। इनफैक्ट ड्यूरिंग द ईयर में जो रिजर्व में ट्रांसफर हुआ वो सारा का सारा पोस्ट पीरियड की होगा। 40,000, 10,000। फिर इस क्वेश्चन में एडिशनल डेप्रिसिएशन भी है। अब एडिशनल डेप्रिसिएशन जो होता है वो लॉस होता है, 5,000 रुपए का एडिशनल डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी पे। तो इसमें हमारा हिस्सा 4,000 जो कंसोलिडेटेड पीएनएल में से माइनस करेंगे और माइनॉरिटी का तो यही माइनस हो जाएगा। और फिर जो एक्सेस डेप्रिसिएशन है, एक्सेस डेप्रिसिएशन का मतलब रिडक्शन इन डेप्रिसिएशन, ये तुम्हारे लिए गेन होता है। तो 750, 600 और 150, तो तुम माइनॉरिटीज का तो यहीं पर ऐड कर दो। 12,000 में से 1,000 चला गया, 11,000 में से 150 माइनस कर देंगे तो मेरे ख्याल से 10,850 आ जाएगा। चेक कर लेना। फिर भी 11,000 में से 150 माइनस करेंगे तो ठीक है, 10,850 आ जाएगा। इज इट क्लियर टू यू? तो इस तरह तुमने माइनॉरिटी का इंटरेस्ट भी कंप्यूट कर लिया। उसके बाद नॉर्मली हम क्या करते हैं, गुडविल और कैपिटल रिजर्व कंप्यूट करते हैं। स्टेप नंबर 5, गुडविल कैपिटल रिजर्व। गुडविल और कैपिटल रिजर्व कंप्यूट करने के लिए हमें क्या करना होता है, एक तो हम देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट कितनी है। तो इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ एस लिमिटेड, एस लिमिटेड के शेयर्स में हमने जो पैसा लगाया है वो 1,60,000 का लगाया है। लेस करेंगे शेयर ऑफ नेट एसेट्स। जो नेट एसेट्स थे ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन के दिन, उसमें हमारा हिस्सा, होल्डिंग कंपनी का हिस्सा 148 था। तो इसका मतलब 12,000 रुपए की आपकी गुडविल आ जाएगी। क्या आ जाएगी? गुडविल आ जाएगी। दिस इज योर गुडविल। उसके अलावा फिर माइनॉरिटी इंटरेस्ट। अब माइनॉरिटी इंटरेस्ट कंप्यूट करेंगे तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट कंप्यूट करने के लिए ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन को माइनॉरिटी कितनी है, ये एज पर एनालिसिस टेबल जो हम कंप्यूट कर चुके थे 37,000 की है। फिर प्लस शेयर इन पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व एंड सरप्लस, जो हमने इकट्ठे ही कर दिया था 10,850। करेक्ट? तो ये आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा ये 37,000। ये हमने ठीक करा था। 12 माइनस 1 11,000 में 10,000 तो 47,850 आना चाहिए। 47,000 47,850 करेक्ट। फिर भी एक बार चेक कर लेना, कई बार मेरे से मिस्टेक भी हो जाती है, तो मैं इसको एक बार जरा देख लेना चाहता हूं। 2,000 10,000 इतना ही था ना, 12,000 और उसमें से एडिशनल डेप्रिशिएशन माइनस करा था 11, तो 10,850 ही आएगा। ठीक है, तो 47,850। उसके अलावा फिर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट आप बना सकते हैं। अब कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट तो कम से कम आपको खुद बना लेनी चाहिए, इतने क्वेश्चन हमने करे हुए हैं। इक्विटी एंड लायबिलिटी में सबसे पहले तो हम लिखेंगे शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर फंड्स के अंदर भी पहले मैं लिखूंगा 1 इक्विटी। शेयर होल्डर फंड के अंदर जस्ट वेट, शेयर कैपिटल हम पहले लिखेंगे। तो जो शेयर कैपिटल है आपकी, शेयर कैपिटल, वो तो केवल और केवल होल्डिंग कंपनी की आएगी, ये आपको मालूम है। उसके अलावा रिजर्व्स एंड सरप्लस लिखेंगे। रिजर्व एंड सरप्लस में भी चलो पहले रिजर्व्स लिख दिए। होल्डिंग कंपनी का जो क्लोजिंग बैलेंस है पहले तो आप उसको लिखें 2 लाख, और फिर होल्डिंग कंपनी ने पोस्ट एक्विजिशन जनरल रिजर्व कितने का कमाया, 40,000 का, तो 2,40,000।
रिजर्व्स के बाद फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप लिखेंगे। होल्डिंग कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितने का है? 1 लाख का है बैलेंस शीट में। फिर पोस्ट पीरियड में जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसमें आपका हिस्सा 8,000 का था। 10,000 का प्रॉफिट था, आपका हिस्सा 8,000 का था। एडिशनल डेप्रिसिएशन माइनस करना मत भूलना। एडिशनल डेप्रिसिएशन 5,000 में से 4,000 आपका हिस्सा था। एक्सेस डेप्रिसिएशन में जो आपका शेयर है वो ऐड करते हैं। एक्सेस डेप्रिसिएशन, एक्सेस डेप्रिसिएशन में आपका हिस्सा मेरे ख्याल से 800 रुपए का था। एक्सेस डेप्रिसिएशन कितना था? 750, 600 रुपए का था। तो 600 रुपए आपका हिस्सा था। तो 600 रुपए जो है एक्सेस डेप्रिसिएशन आप ऐड करेंगे। 1,08,000, 1,04,000, 1,04,000 में 600 ऐड कर देंगे तो 1,04,600। उसके अलावा रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर आपको माइनॉरिटी इंटरेस्ट भी लिखना पड़ता है, लेकिन सेपरेट लाइन आइटम के रूप में। तो 47,850 कितना निकला है? 47,850। उसके अलावा फिर कोई नॉन करंट लायबिलिटी तो नहीं है, करंट लायबिलिटी है। करंट लायबिलिटी में जो फिगर्स हैं 1,50,000 और 57,000, बस आपने ये मिला करके लिख देनी है। तो आउटर कॉलम में आप 2,07,000 लिखेंगे। इज इट क्लियर टू यू? ये आपके मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है। उसके अलावा चलो अभी एसेट साइड भी बना देता हूं, थोड़ी सी जगह कम पड़ रही है तो मैंने एसेट्स इस तरह बना दिए, ठीक है। तो एसेट साइड में, एसेट साइड, जस्ट वेट। तो एसेट साइड में सबसे पहले तो आप क्या लिखेंगे? पहले तो एसेट्स। एसेट्स के अंदर भी 1 नॉन करेंट एसेट्स। नॉन करेंट एसेट के अंदर भी सबसे पहले तो आप लिखेंगे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के अंदर टेंजिबल के अंदर आपकी एक तो मशीनरी है। अब मशीनरी जो थी वो 3 लाख की है। सब्सिडियरी की 90,000 है बैलेंस शीट में जो गिवन है, प्लस अप वैल्यूएशन हुआ। अप वैल्यूएशन 50,000 आप ऐड करेंगे, लेस करेंगे टोटल एडिशनल डेप्रिसिएशन। टोटल एडिशनल डेप्रिसिएशन जो आपने दिया था वो 5,000 का दिया था, वो माइनस करना है। तो इस तरह मशीनरी तो आ जाएगी 4,35,000 की। मशीनरी के अलावा फर्नीचर एंड फिटिंग्स हमें दिया हुआ था, तो फर्नीचर एंड फिटिंग्स भी आप इसी पैटर्न के साथ लिखेंगे। पहले तो जो बैलेंस शीट में वैल्यूज हैं 1,50,000 पेरेंट की, माइनॉरिटीज की 17,000 की। फिर डीवैल्यूएशन हुआ था, डीवैल्यूएशन, वैल्यू फॉल हो गई थी 5,000 से, और एक्सेस डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे। एक्सेस डेप्रिसिएशन जो था वो 750 का था। तो ये प्लस माइनस करने के बाद 1,62,750 आ जाएगा। ये चीजें करने के बाद फिर क्वेश्चन में जो तुम्हें दिया हुआ था अदर करंट इन्वेस्टमेंट तो आएंगी नहीं, अदर करंट एसेट्स। अदर करंट एसेट आपने सिर्फ मिला करके लिख देने हैं 4,40,000 प्लस 1,50,000। तो टोटल आ जाएगा 5,90,000। उसके अलावा इस क्वेश्चन में गुडविल थी, मैंने गुडविल अभी तक शायद लिखी नहीं है। गुडविल इंटेंजिबल एसेट है तो वो यहां पर आप लिखोगे 12,000। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करा जाएगा। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? तो इस क्वेश्चन को करने के बाद वैसे तो ये चैप्टर ऑलरेडी अब फिनिश हो गया। अब मॉड्यूल का हमने एक एक क्वेश्चन कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 26 और 27 तुम खुद कर सकते हो। क्वेश्चन मॉड्यूल का जो क्वेश्चन नंबर 26 है और 20, देखो यहां पर 26, ये क्वेश्चन इसमें मेरे कुछ कराने लायक ही नहीं है। वो क्या कह रहा है, ए लिमिटेड नाम की कंपनी 80%
होल्ड्स 80% इक्विटी वोटिंग पावर्स इन बी लिमिटेड, यानी कि ए लिमिटेड का बी लिमिटेड में 80% कंट्रोल है। अब कह रहे हैं ए लिमिटेड सेल्स इन्वेंट्रीज, यानी कि ये क्वेश्चन सिर्फ अनरियलाइज प्रॉफिट के कॉन्सेप्ट पर है। कहता है ए लिमिटेड ने इन्वेंट्री बेची जिनकी कॉस्ट 180 लाख की थी, लेकिन हमने बेचा 200 लाख में। और कह रहे हैं कि सारी की सारी इन्वेंट्रीज बी के पास पड़ी हुई हैं ईयर के एंड में, सारी की सारी इन्वेंट्री बी के पास पड़ी हुई है ईयर के एंड में। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 26 का? भाई 26 में आपको क्या बताना है? एक्चुअली क्वेश्चन सिर्फ आपको यह देखना चाहता है कि आपने डाउन स्ट्रीम ट्रांजेक्शन के बारे में आपको मालूम है या नहीं। 26 में वो कह रहा है कि ए ने सेल करा है बी को, ए सेल्स टू बी, होल्डिंग ने बी को बेचा है। तो पहले तो आपको यह समझ में आना चाहिए कि ये डाउन स्ट्रीम ट्रांजेक्शन है, डाउन स्ट्रीम ट्रांजेक्शन, दिस इज योर डाउन स्ट्रीम ट्रांजेक्शन, ये डाउन स्ट्रीम ट्रांजेक्शन है। ए ने बी को बेचा है, नंबर 1। अब उसने क्या बेचा, कितने में था? उसने बोला कि हमने जो सामान बेचा है उसकी कॉस्ट जो थी वो 180 की थी और बेचा हमने बी को 200 में। अब मेन चीज हमें यह देखनी होती है जो हमने सामान बेचा उसमें से अनसोल्ड कितना है। तो अनसोल्ड वो कह रहा है सारी की सारी इन्वेंट्री जो है अनसोल्ड है, यानी कि सारी की सारी इन्वेंट्री बची हुई है। तो उसके अंदर यूआरपी अनरियलाइज प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा, क्योंकि जब हमने बेचा था इसमें बेचा था। डाउन स्ट्रीम ट्रांजेक्शन में अब तुमने इसका ट्रीटमेंट बताना है। मैंने तुम्हें बताया हुआ है कि जो अनरियलाइज प्रॉफिट है, एक तो हम उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, कंसोलिडेटेड, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम कंसोलिडेटेड इन्वेंट्री। तो बैलेंस शीट के अंदर जब हम इन्वेंट्री की फिगर लिखेंगे तो उसमें से माइनस करते हैं, एक तो ये करते हैं, और उसके अलावा हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम कंसोलिडेटेड पीएनएल, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम कंसोलिडेटेड पीएनएल, यही करते हैं। बस में तुम्हें ये बताया गया है। तो इज इट क्लियर टू यू? इसी तरह से इसका जो बी पार्ट है वो भी तकरीबन यही है। वो कह रहे हैं आपके पास 75% शेयर है और अब की बार कह रहे हैं 150 लाख का सामान जो है 200 लाख में बेचा, सॉरी ए ने खरीदा। अब की बार ए ने इन्वेंट्री खरीदी है, 150 की कॉस्ट थी, 200 पे खरीदी है और कह रहे हैं सारी इन्वेंट्री ए के पास पड़ी है। तो अब ये जो पार्ट बी है ये अप स्ट्रीम का केस हो गया। इस केस में जो ए लिमिटेड है उसने परचेज करा है, ए लिमिटेड ने सामान परचेज करा है। किससे सामान परचेज करा है? बी लिमिटेड से, यानी कि बी लिमिटेड ने ए को सामान बेचा है। तो इसलिए ये अप स्ट्रीम ट्रांजेक्शन है, अप स्ट्रीम ट्रांजेक्शन है। और वो कह रहे हैं 150 तो कॉस्ट थी और बेचा हमने 200 लाख में, 200 लाख में, तो प्रॉफिट 50 का था। लेकिन बिकॉज ए ने सामान खरीदा है तो ए के पास अनसोल्ड इन्वेंट्री कितनी बची हुई है? सर अनसोल्ड इन्वेंट्री जो बची हुई है ए के पास वो पूरी की बची है, पूरी बची हुई है, 200 की पूरी बची है। तो इसका मतलब अनरियलाइज प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 50 लाख ही हो जाएगा। अब ये जो 50 लाख है, पहला ट्रीटमेंट तो यही होगा कि हम इसको सब, यानी कि एक ट्रीटमेंट तो यही होगा सब्ट्रैक्ट फ्रॉम कंसोलिडेटेड इन्वेंट्री। और जो दूसरा ट्रीटमेंट है, दूसरे ट्रीटमेंट में ये है कि हम जो होल्डिंग कंपनी का शेयर है, जो 50 लाख का ये अनरियलाइज प्रॉफिट है, उसमें 75% शेयर होल्डिंग कंपनी का होगा और वो माइनस कर देंगे उनके कंसोलिडेटेड पीएनएल से। और जो माइनॉरिटी का इंटरेस्ट होगा 50 लाख में 25%, वो माइनॉरिटी के इंटरेस्ट में से माइनस कर देंगे, माइनॉरिटी के इंटरेस्ट में से माइनस कर देंगे। बस ये चीज इसमें बता दी 26 में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 भी आपके मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27, करेक्ट। तो मैं सोच तो रहा था कि आज मैं इसको रैप अप कर लूंगा, लेकिन अब इसमें लास्ट क्वेश्चन बच गया, एक तो 27, उसके बाद भी मैंने इसमें कुछ टॉपिक ये दिए हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 28, 29 और 30। लेकिन ये जो टॉपिक है ना, इनमें से कोई आपके लेवल पे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, चिंता मत करें। लेकिन मैं इसको भी कराऊंगा, तो नेक्स्ट सेशन में इसको हम फिनिश अप करेंगे, करेक्ट। तो नेक्स्ट सेशन में फिर ये फिनिश अप आपका हो जाएगा। इज इट क्लियर टू यू? और मैंने ये बहुत सारे एमसीक्यूज पीछे डाले हुए हैं, तो एमसीक्यूज को भी आप एक बार देख लेना। तो दिस इज हाउ वी नॉर्मली डू ईच एंड एवरी चैप्टर। तो इतना भारी भरकम चैप्टर है और इसको किस तरीके से कराया गया है, अब आप सारी फैकल्टीज की क्लासेस को देखें और नतीजा खुद निकालें।
Is it clear? So on such occasion, we take leave of you for the day. Shall meet you in the next session.